वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साउथ कोरियन सीरीज द अटिपिकल फैमिली के सेकंड पार्ट की स्टोरी। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा था कि जेनी ने मोटो को ये प्रूव करने के लिए कि उसने जो चाय बनाई थी उसमें नींद की दवाई नहीं थी, उसने वो चाय खुद पी ली थी, जिसके बाद उसको तेज नींद आने लग गई थी। और तभी मोटो लॉकर से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी और चुपके से जेनी उसकी वीडियो बना रही थी ताकि वो आगे इसको सबूत के तौर पर यूज कर पाए कि मोटो ने अपने घर पे चोरी करी थी, और वो इसीलिए ताकि वो आगे चलकर लीगल गार्डियन बनने की लाइन से अपने आप ही हट जाए। पर वहाँ पे उसने मोटो को थोड़ा सा उड़ते हुए देख लिया था, जिससे वो डरकर भाग रही थी और भागते भागते वो टकरा गई थी बैन से, जो कि काफी भीगा हुआ था। उसने जेनी को गिरने से बचा लिया था, मगर जेनी को बैन मिरर में दिखाई ही नहीं दे रहा था। यहाँ से दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि जेनी बैन से भी डरकर भाग जाती है और सीढ़ी से जब नीचे जाती है तो दोबारा से बैन से टकरा जाती है, जिससे तो उसका सर चकरा जाता है कि अभी तो तुम ऊपर मिले थे ना मुझे, तुम्हारा सर पानी से भीगा हुआ था, फिर तुम मुझसे पहले नीचे कैसे आ गए। और फिर वो भूत भूत करके बेहोश हो जाती है, जिससे बैन भी हैरान हो जाता है कि मैं तो पास्ट में गया हुआ था और ना चाहते हुए भी मुझे इससे मिलना पड़ा वो बाइक के दौरान टक्कर लगने से। और फिर उसने मेरे हाथ में फ्लावर्स भी देख लिए थे और कहने लगी थी कि तुम पक्का मेरे लिए लेकर आए हो, तो मुझे उसको देना भी पड़ा। फिर जब मैं प्रेजेंट में आया तो मुझे डैड ने अचानक से अपीयर होते हुए देख लिया, जिससे वो समझ गए कि मेरी खोई भी शक्तियां वापस आ रही है। और तब मैंने उन्हें सारी बातें बताई कि इस बार की शक्तियां थोड़ी अलग है, इस बार मैं पास्ट में जाने के बाद जेनी को दिखाई भी दे रहा हूँ और उसे पकड़ भी पा रहा हूँ। और तब मेरे डैड ने मुझे पुरानी बुक्स दिखाई जिसमें इस बात का जिक्र था कि सुपर पावर्स किसी नए और खास इंसान से मिलने के बाद थोड़ी बदल भी सकती है, यानी अपग्रेड हो सकती है। फिर उसके बाद मैं अभी यहाँ पे आया हूँ और ये कह रही है कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पर इससे मिला और मेरे बाल भीगे हुए थे, इसका मतलब पक्का ये हुआ कि ये मेरे फ्यूचर वाले वर्जन से मिली थी। तभी दोस्तों वहाँ पे बैन की मॉम डैड आ जाते हैं। वो जेनी को बेहोश देखकर परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया। तो बैन बताता है पता नहीं, पर ये भूत भूत कहकर भाग रही थी। तभी वहाँ पे मोटो आ जाती है और बताती है कि इसने मुझे थोड़ा सा उड़ते हुए देख लिया था और ये कोई बेहोश नहीं हुई है, बल्कि आराम से सो रही है, क्योंकि इसने वो चाय पी ली थी जो ये मॉम को पिलाया करती है रोज, जिसमें इसने नींद की गोलियां मिलाई होती है। पर दोस्तों घर का कोई भी सदस्य मोटो की बातों पर यकीन नहीं करता। मॉम को तो खासकर यही लगता है कि मेरी बेटी जेनी से जल रही है, क्योंकि इस मोटो से पहले जेनी की शादी हो जाएगी और वो जिम वाली बिल्डिंग जेनी की हो जाएगी, इसलिए मोटो चिढ़ रही है, ऐसा उसकी मॉम को लगता है। इसलिए वो मोटो को डांट देती है और फिर कहती है सुनो, अगली बार उड़ने से पहले ध्यान रखना, हम अपने पावर्स के बारे में अभी जेनी को नहीं बता सकते, वो ये सारी चीजें प्रोसेस नहीं कर पाएगी। अगली सुबह जब जेनी सोकर उठती है तो उसका पूरा दिमाग खराब हो रहा होता है कि कल रात मैंने जो देखा क्या वो सच था या नींद की दवाई खाने से मुझे भ्रम हो रहा था। ब्रेकफास्ट के टाइम पर जेनी इना के लिए एग बना रही होती है। तभी मिस एनी आती है और पूछती है तुम्हें सोना वगैरह का शौक है ना, क्या तुम पहले सोना जाती हो। जिससे जेनी घबरा जाती है, क्योंकि पहले सोना तो उसी का था। आगे एनी बताती है कि कल रात मैंने सपने में देखा कि तुम्हें पहले सोना से एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा है। दरअसल मुझे तुम्हारी चिंता होती रहती है ना, इसलिए लगता है ऐसा बुरा सपना आ गया, पर फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि कुछ दिनों के लिए सोना वगैरह से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। इसके बाद जेनी अपने घर जाती है और अपनी मॉम को सारी बातें बताती है, जिसपे उसकी मॉम कहती है ये सब कहने की बातें हैं बेटा, पक्का उस बुढ़िया ने तुम्हारे पीछे आदमी लगाए होंगे, इसलिए उसे पहले सोना के बारे में पता चल गया होगा। अब ये सब ड्रामा बहुत हो गया, तुम अपनी शादी रजिस्टर करने की तैयारी करो ताकि जल्दी से जल्दी तुम उनकी लीगल गार्डियन बन सको, क्योंकि अभी तुम्हें मेरे काफी कर्ज चुकाने हैं। ये सुनकर जेनी उदास हो जाती है और दोस्तों हमें पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जेनी के पिता की मौत हो चुकी है। फ्यूनरल पे रिश्तेदार से ज्यादा तो कर्ज वसूलने वाले लोग आए होते हैं। यहाँ एक लेडी भी होती है जिसके बहुत पैसे बाकी थे जेनी के डैड पे। अब वो तो जिंदा नहीं थे, इसीलिए वो लेडी कहती है कि अब से तुम अपने डैड का कर्ज चुकाओगी। पर उस वक्त जेनी काफी छोटी थी, वो कोई काम भी नहीं करती थी उस समय, इसीलिए वो लेडी जेनी को अपने पास काम पे रख लेती है। उतने छोटे से काम करने की वजह से जेनी उस लेडी को मॉम कहने लग जाती है। यानी दोस्तों जेनी फिलहाल जिसे मॉम कह रही है वो उसकी रियल मॉम है ही नहीं, और ना ही ग्रेस और अंकल जेनी के सगे हैं, वो भी पराये हैं। प्रेजेंट में दोस्तों बैन भी जेनी की तलाश में सोना के अंदर घुस आता है। हालांकि अंकल उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानता, तो वो उससे सोना के रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाने लग जाते हैं। वो बैन का ड्रेस वगैरह चेंज करवाते हैं और तब तक में कॉल करके जेनी या उसकी मॉम को इन्फॉर्म करने की सोचते हैं कि बैन यहाँ पे आ गया। पर वो दोनों हॉट सोना के लिए चली गई थी, जहाँ वो आपस में कुछ बातें भी कर रही थी। तभी वहाँ पे बैन आ जाता है और वो जेनी को उस लेडी को मॉम कहते हुए सुन लेता है और उससे क्वेश्चंस करने लग जाता है कि तुमने तो कहा था तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर ये मॉम का क्या चक्कर है। पर इससे पहले कि ये दोनों कुछ बोल पाते, अंकल सोना का फायर अलार्म एक्टिवेट कर देता है, जिससे सभी भागने लगते हैं और फिर अलार्म सुनते ही जेनी जमीन पर गिर पड़ जाती है। तब बैन उसको बचाने के लिए जाता है, मगर हॉट सोना में मौजूद होने की वजह से उसके पैर में काफी पसीना हो गया था, जिसकी वजह से वो फिसल कर गिर जाता है और उसकी वजह से आसपास में खड़ी जेनी भी गिर जाती है। बैन को तो कुछ नहीं होता, मगर जेनी वहीं पे हो जाती है बेहोश, क्योंकि उसके सर पे तेज चोट लग गई थी, जिसकी वजह से दोस्तों एम्बुलेंस बुलाकर जेनी को हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। जहाँ डॉक्यूमेंटेशन में जब गार्डियन का साइन मांगा जाता
आता है तो जेनी की मॉम बैन को साइन करने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसकी लीगल मदर नहीं थी ना। खैर दोस्तों, जेनी का इलाज तो शुरू हो जाता है, मगर बैन के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होते हैं। इसलिए जेनी की मॉम सारी स्टोरी बता देती है कि जेनी के डैड की मौत के बाद उसका कोई नहीं था सिवाय कर्जदार के। मैं भी कर्जदार ही थी, इसीलिए मैंने जेनी का साथ दिया, उसे अपने पास रखा, जेनी को काम पे लगाया। उसने फिर जो पैसे कमाए उससे उसने अपने डैड के काफी सारे कर्ज चुकाए। ये सब जानने के बाद दोस्तों बैन अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि आपकी भविष्यवाणियां सच हो रही है मॉम, जेनी हॉस्पिटलाइज्ड है सोना में गिरने की वजह से। ये सुनकर मिस एनी को दुख तो होता है, पर साथ ही एक बात भी खटकती है कि जेनी के आने से मेरे पावर्स तो वापस आ गए, पर मैंने जितनी भी बार सपने में फ्यूचर देखा वो बस जेनी के बारे में ही देखा है। मुझे पहले की तरह स्टॉक्स और लॉटरी से रिलेटेड कुछ सपने नहीं दिख रहे, क्यों? इसके बाद दोस्तों आइए एक और फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें सीना के मौत के बाद बैन अपनी मॉम से झमेला कर रहा था कि आप तो फ्यूचर देख सकती थी ना, आपने सीना की मौत की बात मुझे क्यों नहीं बताई, मैं उसको बचाने के लिए कुछ करता फिर। तो मिस सैनी कहती, बेटा पहली बात पता नहीं क्यों मगर मुझे कभी भी सीना से रिलेटेड कोई सपना आया ही नहीं, और रही बात फ्यूचर बदलने की तो बेटा हम चाहे जो कर ले मगर फ्यूचर को बदल नहीं सकते। जैसे तुम मजबूर हो लाखों बार पास्ट में जाने के बाद भी पास्ट नहीं बदल पाए, उसी तरह से मैं फ्यूचर नहीं बदल सकती। हमारे कई सारे पूर्वजों की जान चली गई इस तरह हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में। ये पावर हमारे लिए मिली है, इसे बस हम अपनी भलाई के लिए यूज कर सकते हैं, किसी और की लाइफ को नहीं बदल सकते। जिससे बैन को बड़ा गुस्सा आता है और वो काफी कुछ उल्टा पुल्टा कह देता है अपनी पावर्स के बारे में कि ये भी कोई सुपर पावर हुई क्या, ये तो एक तरह का शाप हुआ जिसे हमें भुगतना पड़ रहा है। हम चीजें देख तो सकते हैं मगर बदल नहीं सकते, तो क्या फायदा पावर्स का। सीन दोस्तों प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जेनी को घर लाया जाता है। रास्ते में वो जेनी से अपनी फैमिली के सुपर पावर के लौटने वाली सारी बातें बताता है कि पावर्स वापस आ चुके हैं सभी की, जिससे जेनी को बड़ी हैरानी होती है कि किसी के पास ऐसे पावर्स भी हो सकते हैं क्या, मुझे तो पता नहीं था। उधर स्कूल में दोस्तों हम इना को देखते हैं, जिसकी रिम नाम की लड़की दोस्त बनने की पूरी कोशिश करती है। वो जबरदस्ती उसे डांस क्लब में ज्वाइन करवा देती है, और जब सारे बच्चे साथ में बाहर कुछ खाने जाते हैं ना, तो वो इना को अपने साथ चलने को नहीं पूछते। बेचारी इना काफी उदास हो जाती है और अकेले पास वाले मॉल से जाकर इंस्टेंट नूडल्स खरीद लेती है। तभी वहाँ पे रिम भी आ जाती है और वो कहती है एक मेरे लिए भी लो ना। तो इना पूछती है तुम गई नहीं डांस क्लास के बच्चों के साथ? तो रिम कहती है मैं अपनी एक फ्रेंड को अकेली छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। फिर वो सिना के साथ बैठकर ही नूडल्स खाती है और बताती है कि हमारे क्लास का वॉन है ना, वो तुम्हें पसंद करता है, उसकी हरकतें देखकर ही समझ आता है वो सच में तुम्हारी केयर करता है, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? वॉन दोस्तों वैसे तो इना का क्रश है ही, पर जब वो डायरेक्टली रिम की आंखों में देखती है तो उसे उसकी मन की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही होती है कि वॉन को शुरू से मैं लाइक करती हूँ, तुम हमारे बीच में नहीं आ सकती इना, अगर तुम भी उसे लाइक करती होगी तो मैं हमारी दोस्ती तोड़ दूंगी। ये तो वो अपने मन में कह रही थी, कौन? रिम। लेकिन इना के पास शक्ति है तो उसने उसकी मन की बात जान ली, और ये जाने के बाद इना घबरा जाती है और मजबूरी में कह देती है कि नहीं मैं नहीं करती उसे पसंद, वो ही हमेशा चिपकू की तरह बिहेव करता रहता है। फिर जैसे ही वो पीछे देखती है तो हैरान दोस्तों, क्योंकि रिम की तरह ही वॉन भी इना के लिए यहाँ पे आया हुआ था, मगर उसने सुना कि इना मेरे बारे में ऐसा सोचती है। ये जानकर वॉन काफी हर्ट होता है और तुरंत ही चला जाता है। फिर रात में हम देखते हैं दोस्तों कि बैन शराब पीने जा रहा होता है, मगर उसे आज दिन वाला इंसिडेंट याद आ जाता है कि कैसे जेनी को सोना में चोट आई सर पे। वो उसको इस चीज से बचाना तो चाहता था, इसीलिए पहुंच जाता है कहाँ, पास्ट में, जब जेनी सोना में थी उसी समय। तो वो उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है, पर थोड़ी देर में दोस्तों वो उल्टे पांव दौड़ता है, क्योंकि बैन जेनी के पीछे पीछे उसके चेंजिंग रूम में चला गया था और उसने वहाँ जेनी को बिना कपड़ों के देख लिया था। तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, जिसकी वजह से वो तुरंत ही प्रेजेंट में आ जाता है और उसे अचानक काफी गर्मी भी लगने लग जाती है, इसलिए वो शावर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। और उस वक्त भी जेनी को ही बचाने के बारे में सोच रहा होता है कि काश मैं उसे बचा पाता। इसीलिए वो पहुंच जाता है उस रात में जब जेनी ने मोटो को थोड़ा सा हवा में उड़ते हुए देख लिया था और वो भूत भूत करके चिल्लाते हुए भाग रही थी, और अचानक आकर बैन से टकरा जाती है। पर जैसे वो देखती है मिरर में बैन दिखाई ही नहीं दे रहा था, तो फिर वो वहां से भाग जाती है, जिसके बाद बैन वापस आ जाता है दोस्तों प्रेजेंट में, और तभी उसके रूम में जेनी आती है। अब वो इस तरह बैन को भीगा हुआ देखकर परेशान हो जाती है कि क्या कर रहा है ये। वो तो उसका सर पोंछना चाहती है, मगर बैन कहता है मैं खुद कर लूंगा। और ये ऑकवर्डनेस देखकर जेनी समझ जाती है कि वो मिरर वाला इंसिडेंट इसी वक्त हुआ था, लगता है पास्ट में, और पक्का ये अभी पास्ट से होकर ही आ रहा है। यानी कि उस समय जो मिरर में मुझे दिखा था बैन भूत की तरह, वो भीगा हुआ था, तो पक्का ये इसी टाइम वहां गया होगा और तभी मुझे वो भीगा हुआ बैन दिखा था वहां पास्ट में। अब इसी बात का जेनी फायदा उठाने का सोचती है। वो उसको मैरिज रजिस्ट्रेशन का फॉर्म देते हुए कहती है, थोड़ी देर पहले तुम फ्यूचर से दोबारा मेरे पास आए थे और एज अ गिफ्ट मुझे ये फॉर्म दिया तुमने, अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तो मुझसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर बैन हो जाता है हैरान, वो इतना बड़ा डिसीजन अभी नहीं लेना चाहता। तो तब जेनी कहती है मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है, सुनोगे? दरअसल दोस्तों आपको बताता हूँ मैं, जेनी की मॉम ने उसको बता दिया था
कि बैन ने फायर फाइटर वाली जॉब इसीलिए छोड़ी क्योंकि सियोंजे गर्ल्स हाई स्कूल में आग लग गई थी, जिसमें वो नहीं जा पाया था क्योंकि वो अपनी नवजात बेटी को देखने के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था। मगर उस स्कूल में आग की दुर्घटना में बैन का एक सीनियर मारा गया था जो कि बेहद ही क्लोज था बैन के। इससे बैन काफी डिस्टर्ब हो गया था। इसीलिए दोस्तों जेनी एक स्टोरी सुनाती है बैन को कि पता है जब मैं हाई स्कूल में थी ना तो हमारे स्कूल में ना एक फायर अलार्म बजा था, मगर सभी को लगा कि हमेशा की तरह ये फॉल्स अलार्म होगा, इसलिए किसी ने जल्दबाजी नहीं दिखाई स्कूल से निकलने में। ऊपर से वो स्कूल की बिल्डिंग काफी पुरानी थी तो उसमें कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। उस घटना में मैं बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, इसलिए जब भी फायर अलार्म बजता है ना तो मुझे पैनिक अटैक आ जाता है। अब ये सुनते ही वो जेनी से पूछता है क्या तुम सियोंजे गर्ल्स हाई स्कूल में थी? वो कहती है कि हाँ, मैं तो मरने ही वाली थी मगर एक आदमी ने आकर मेरी जान बचाई थी और मैं जब से तुमसे मिली हूँ मुझे अपने उस एंजल की शक्ल तुमसे दिखाई देती है, इसीलिए मैं तुम्हारी ओर इतनी अट्रैक्ट हो रही थी। पर दोस्तों बैन को ऐसा कुछ याद ही नहीं होता कि उसने किसी बच्ची की जान भी बचाई थी उस दिन। मगर जेनी कहती है तुम्हें ये बात अभी पता नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि ये चीज मेरे साथ हुआ ही नहीं, मेरा पास्ट ही तुम्हारा फ्यूचर है। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि कई सारे देखो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो मैंने पहले एक्सपीरियंस कर लिए थे मगर तुमने फ्यूचर में जाकर करे, यानी वो मॉल, फाउंटेन, वो सीढ़ी वाली घटनाएं इस बात को प्रूव करती हैं कि आगे चलकर तुम फिर से हाई स्कूल की पास्ट वाली घटना में जाओगे और वहां मेरी जान बचाओगे। जिसपे बैन कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातों से एग्री करता हूँ मगर शादी के लिए प्यार का होना बहुत जरूरी होता है, देखते हैं हमें प्यार होता है या नहीं। ये कहते हुए वो जेनी को किस कर लेता है दोस्तों, वो भी लिप टू लिप। जेनी सुन्न हो जाती है एकदम से। अब अगले सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि जेनी काफी घबराई हुई है। उसे लग रहा है कि मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ और इस फैमिली के पास तो सुपर पावर्स है, अगर इनके सुपर पावर्स से इन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो क्या होगा। यही सोच सोचकर जेनी को नींद नहीं आ रही थी। खैर नींद तो मिस एनी को भी नहीं आ रही थी। वो जेनी के रूम में आ जाती है और कहती है कई दिनों से मैं ठीक से सोई नहीं हूँ, तुम एक काम करो ना, अपना वो रिलैक्सिंग टी अगर मुझे पिला देती हो तो अच्छा रहता। इसीलिए दोस्तों वो चाय बनाने लग जाती है और चुपके से उसमें नींद की दवा मिलाने जा ही रही होती है कि एनी कहती है मैंने देखा है कि तुम्हारे हाथों में क्या है, जिससे तो जेनी के डर के मारे बुरे हाल। वो फिर जेनी का हाथ पकड़कर कहती है मैंने देख लिया है सपने में कि तुम्हारे हाथों में मेरी खानदानी रिंग है, इसका मतलब तो साफ है कि तुम ही मेरी बहू बनोगी। तब जाकर जेनी को सांस में सांस आती है क्योंकि उसे पहले तो ये लग रहा था कि पकड़ी गई मैं आज, मगर वो तो रिंग की बात है दोस्तों। इधर बैन को भी नींद नहीं आ रही है। वो उस मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैं तो जेनी से प्यार नहीं करता, फ्यूचर में मैं उससे प्यार करूंगा, ये सोचकर मैं उससे अभी शादी कर लूं ये समझ नहीं आ रहा, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे भी जब मैंने उसे किस किया था तो मुझे कुछ खास फील नहीं हुआ। तभी दोस्तों वो किस वाले मोमेंट में पहुंच जाता है। वो खुद को जेनी को किस करते हुए देखता है और फिर प्रेजेंट में आ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि मुझे तो उस वक्त कुछ स्पेशल फील नहीं हुआ था, फिर वो मेरे लिए हैप्पी मोमेंट कैसे बन गया जो मैं फिर से उसी मोमेंट में चला गया, समझ नहीं आ रहा। खैर जो भी हो, अब तो मुझे उस बारे में सोचना ही नहीं है, एक काम करता हूँ सो जाता हूँ मस्त। मगर दोस्तों जैसे वो सोने की कोशिश करता है, आंख बंद करते ही वो फिर से उस मोमेंट में पहुंच जाता है और ये ड्रामा दोस्तों पूरी रात चलता है, जिससे एक ही रात में वो अपना और जेनी का किसिंग सीन सैकड़ों बार देख चुका होता है। फिर अगली सुबह जब उसका आमना सामना जेनी से होता है तो वो काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि रात भर बस वो किस वाला सीन ही देख रहा था। पर फिर वो खुद को संभालता है और जेनी जो कि घर की सफाई कर रही होती है वो उसे बाहर अपने साथ वॉक पे चलने को कहता है, जहाँ वो जेनी से पूछने लगता है कि अपने स्कूल में लगे आग के बारे में कुछ बताओ ना, जैसे मैंने तुम्हें कैसे बचाया था, तुम एग्जैक्टली कहाँ पर थी। अभी सुनकर जेनी घबरा जाती है क्योंकि ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था, उसने तो झूठी स्टोरी सुनाई थी ताकि बैन उसको लेकर इमोशनल हो जाए। मगर ये तो क्रॉस चेक करने के लिए उल्टा सवाल कर रहा है, जिसपे जेनी कहती है तुमने फ्यूचर से आकर मुझे मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया, कल रात किस किया और अब तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो, बताओ तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझसे प्यार भरी बातें करनी चाहिए। तो बैन कहता है कि देखो कल रात जो हुआ उसको सीरियसली मत लेना, मैंने तुम्हें बस इसीलिए किस किया था ताकि मैं ये देख सकूं कि मुझे स्पेशल फील होता है या नहीं, और मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल रात के सोने से पहले हमारे बीच जिस लेवल का रिश्ता था उसी लेवल का रहे। फिलहाल हम जल्दबाजी में आगे बढ़ने के बजाय एक स्टेप पीछे ले ले। ये सुनकर जेनी को आ जाता है गुस्सा और वो खींच कर झापट मार देती है उसको और फिर वो वापस घर की सफाई करने चली जाती है। दूसरी ओर मिस एनी को अपनी एक कीमती वॉच नहीं मिल रही थी। उसका सीधा शक जाता है अपनी बेटी मोटो पे। वो अचानक दरवाजा खोलकर उसके रूम में घुस जाती है, जिससे मोटो घबरा जाती है और कुछ तो छिपा रही थी दोस्तों वो। इससे एनी का शक और बढ़ जाता है, पर जब वो तलाशी लेती है तो उसके पास से खाने की चीजों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, जिससे एनी हो जाती है हैरान कि आखिर मेरी वॉच ली किसने। तो मोटो सीधा इल्जाम लगा देती है जेनी पे। वो अपनी मॉम के साथ सीधा जाती जेनी के पास, जो कि इस वक्त बैन के रूम की सफाई कर रही होती है। जेनी के हाथों में एक कागज होता है। वो फौरन
इन्हें देखकर छिपा लेती है। तब मोटो उसके पीछे पड़ जाती है कि तुम छुपाना क्या चाह रही हो दिखाओ। वो उससे छीन लेती है, पर वो पेपर खोलकर जब देखती है वो है मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोस्तों। तो मोटो का तो सर चकराने लगता है। वहीं बैन के पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कब हुआ, तुमने बताया क्यों नहीं। जिसपे जेनी तो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ देती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैं तो इनका कमरा क्लीन कर रही थी तो मुझे मिला ये। और फिर सभी लोग जवाब की उम्मीद में बैन की ओर देखने लगते हैं। अब बैन उनको समझा नहीं पाता पूरा मामला, क्योंकि उसको डर था कि अगर मेरी मॉम को पता चल गया कि मेरी पावर्स जेनी की वजह से वापस आ रही है तो वह हमारा तो अभी ब्याह करा देगी। इसीलिए वो कहता है कि मैं तो अभी सोच ही रहा था इस बारे में, पर शादी के लिए तो जेनी की फैमिली की भी परमिशन लेनी होगी ना। जिससे सभी हैरान कि जेनी की फैमिली भी है क्या, इसने तो कहा था ये अकेली है इस दुनिया में। और तब जेनी को बहुत स्टोरी बतानी पड़ती है कि मेरे डैड के बाद एक जान पहचान की लेडी ने मुझे गोद लिया था, मैं बस उन्हें मॉम बोलती हूँ, पर उनकी परमिशन मैटर नहीं करती। अब इससे मिस एनी को थोड़ा शक होता है जेनी पे। वो अपने हस्बैंड से अकेले में कहती है जरा पता लगाओ इसकी अतीत के बारे में। तो मोटो पूछती कि मॉम मैं भी कुछ पता लगाऊं क्या, मेरा दिमाग बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह काम करता है। एनी कहती नहीं तुम बस मेरा वॉच लौटा दो जो तुमने चुराया है। जिससे मोटो को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी मॉम मुझ पे यकीन क्यों नहीं करती। और सही में दोस्तों एनी की वॉच मोटो ने नहीं बल्कि इना ने चुराई थी, क्योंकि वो उस वॉच को रिम के बर्थडे प्रेजेंट की तरह गिफ्ट कर देती है, वो भी स्कूल में, जिससे रिम बड़ी खुश। इसके बाद रिम को ना जेनी के शूज भी पसंद आ जाते हैं। वो सोचती है कि अभी तो इसने मुझे इतनी कीमती वॉच गिफ्ट करी है, अगर मैंने अभी इसके जूते मांग लिए तो ज्यादा हो जाएगा। मगर इना उसके मन की बात उसी वक्त आई कांटेक्ट होने की वजह से पढ़ लेती है और वो कहती है क्या तुम्हें मेरे शूज अच्छे लगे, तुम एक काम करो कुछ दिनों के लिए रख लो इसको। जिससे रिम और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वॉन दोस्तों इनको बाय करता है, मगर सिर्फ रिम ही उसे जवाब देती है। तो वो सामने से इना को टोकता है कि मैंने तुम्हें भी तो बाय कहा, तब जाकर वो जवाब देती है कि बाय। दूसरी ओर मिस्टर बेक एक डिटेक्टिव से पता लगवाते हैं जेनी की मॉम के बारे में कि वो कैसी लेडी है। इसके बाद वो फौरन कॉल करके अपनी वाइफ को सारी बातें बता देते हैं कि वो लेडी तो लोन शार्क रह चुकी है, फ्रॉड के केस में वो एक बार जेल भी जा चुकी है, वो अपने पैसे वापस लेने के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। जिससे मिस एनी की सिट्टी पिट्टी गोल दोस्तों वो बस इतना ही कहती है कि तुम जिनकी इतनी तारीफ कर रहे हो वो मेरे सामने ही बैठी हुई है। हाँ दोस्तों, जेनी के अंकल ने उसकी मॉम को पहले ही बता दिया था कि मिस्टर बेक हमारे बारे में पता लगा रहे हैं, उनको जल्दी सब पता चल जाएगा। इसलिए जेनी की मॉम सामने से खुद बात करने आई थी। वो तो एनी और उसकी फैमिली के सामने ही जेनी को डांट देती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो जॉब पे होना चाहिए ना। फिर वो एनी से कहती है कि मेरी जेनी बहुत ही टैलेंटेड है, अगर ये जॉब में होती ना तो इसे सैलरी भी मिलती और बहुत सारे अलग से बेनिफिट्स भी, मगर यहाँ ये रहकर झाड़ू पोछा कर रही है। समाज में चार लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जेनी बिना शादी किए एक लड़के के साथ रह रही है, ये सब मेरे लिए अच्छा नहीं है। और तब एनी दोस्तों उसकी सच्चाई का ताना मारने की सोचती है, जिसपे जेनी की मॉम कहती है हाँ मैं एक बार जेल जा चुकी हूँ, तो क्या हो गया, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ और आपको नहीं पता होगा कि मैंने क्या क्या दिन देखे हैं। जब मैं जेल में थी ना तो मेरी इकलौती बेटी की मौत हो गई थी, इसलिए जेल से निकलने के बाद मैंने ये ठाना कि मैं बेसहारा लड़कियों की सहारा बनूंगी। मुझसे जो बन पड़ा मैंने खिला पिलाकर इन लड़कियों को पाला पोसा और अब मैं इनके अच्छे घर में शादी भी करवाऊंगी, क्योंकि मैंने इतने सालों में सोना बिजनेस से काफी पैसे जमा कर लिए हैं। मुझे किसी के एहसानों तले रहने की जरूरत नहीं है। और आप अपने बारे में सोचिए ना, लोग तो आपकी फैमिली के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, आप दिमागी तौर पे सटिया गई हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। आपने अपनी पहली बहू को उसके मरने तक अपनाया ही नहीं, ये भी बात है। कार एक्सीडेंट में बेचारी की मौत हो गई और आपके बेटे को एक खरोंच तक नहीं आई। कैसे? लोगों का तो कहना है कि उसकी मौत के पीछे भी आपके परिवार का हाथ है। आप लोगों ने क्या सोचा कि जेनी की अपनी मां नहीं है तो उसके साथ कुछ भी कर लिया जाएगा? मैं देखो ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अगर आप लोगों को मेरी जेनी इतनी ही पसंद है तो ऑफिशियली शादी कीजिएगा, वरना इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। दोस्तों यहाँ तो मामला और उल्टा पड़ गया। ये सब कहकर जेनी की मॉम तो चली जाती है और तभी मेन गेट पे उसे मिल जाती है इना, जिससे वो जबरदस्ती का प्यार जताती है। वहीं जेनी नोटिस करती है कि इना तो अपने क्लासरूम वाले जूते पहनकर आ गई है, जिससे जेनी को अपने साथ हुए एक इंसिडेंट के बारे में याद आता है कि कैसे मुझे भी स्कूल में बुली किया जाता था, मेरे जूतों में धूल डाल दी जाती थी, वो भी कुछ बुली लड़कियों के द्वारा। कहीं ऐसा ही तो इना के साथ नहीं हो रहा। और इस तरह दोस्तों उसको इना की चिंता हो जाती है। फिर अपनी मॉम के वहाँ से जाने के बाद वो इस बारे में इना से बात करने भी जाती है उसके कमरे में। उस वक्त इना जेनी के मन की बात पढ़ लेती है, क्योंकि उसने अपना चश्मा नहीं लगाया हुआ था। इना फौरन कह देती है कि मुझे स्कूल में कोई बुली नहीं करता, मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब ये बात जेनी को बड़ी हैरान कर देती है कि अभी तो मैंने अपनी बात कही नहीं, इसे पता कैसे चल गया। दूसरी ओर हम ग्रेस को देखते हैं दोस्तों। जिम में एक लड़का उस पे काफी डोरे डाल रहा होता है कुछ दिनों से। आज तो वो अपनी हदें ही पार कर रहा था। वो बिना ग्रेस की परमिशन के उसे टच भी करता है और उसके साथ गंदी गंदी बातें भी, जिसका जवाब ग्रेस रूडली देती है। तो वो उस पे हाथ उठाने आ जाता है, मगर उसका हाथ मोटो पकड़ लेती है और उस लड़के को ऐसा धमकाती है ना कि जिम से ही निकाल देती है। मोटो की ये बात ग्रेस को बड़ी पसंद आ जाती है और वो उसे अपने साथ डिनर पे बुलाती है। इधर मिस सैनी को टेंशन
के मारे दिमाग खराब दोस्तों। वो ना तो जेनी के हाथों का खाना खा पाती और ना ही उससे सही से बात कर रही होती है। और जब मोटो घर आती है तो जेनी को भेज दिया जाता है। उसके बाद ये सभी लोग डिस्कस करने लग जाते हैं आज के इंसिडेंट के बारे में। मोटो को जब पता चलता है कि जेनी की मॉम भी है और वो जेल से सजा काट कर आ चुकी है तो मोटो की हालत खराब हो जाती है। वो अपनी मॉम से साफ शब्दों में कह देती है कि मॉम, हमारे घर में किसी मुजरिम को शामिल नहीं किया जा सकता, हमें अभी के अभी जेनी को धक्के मारकर घर से निकाल देना चाहिए। जिसपे एनी कहती है पर मैंने सपने में देखा था कि उसके हाथों में हमारी खानदानी रिंग थी। जिसपे मोटो कहती है ये भी तो हो सकता है ना माँ कि उसने वो रिंग चुरा कर पहन लियो, क्योंकि आपको उसके आगे पीछे का तो कुछ सपना दिखाई नहीं दिया ना, तो आपको कैसे पता कि वो शादी के बाद ही रिंग पहनी, चोरी भी तो कर सकती है वो। वहीं किचन से जेनी कान लगाकर इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसकी नजर पड़ जाती है बैन पे, जो कि उसको ही देख रहा होता है। वो उसे साइड में बुलाता है। वो फिर से वही सारी बातें निकाल कर बैठ जाता है कि 13 साल पहले मैंने तुम्हें कैसे बचाया मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो अपनी डॉटर के पैदा होने वाले दिन में अब जा ही नहीं पा रहा, तो मैंने उस दिन तुम्हें बचाया कैसे? क्योंकि अभी हाल ही में तुमने कहा था ना कि मैं अब जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए पास्ट में, पर मैं तो जा ही नहीं पा रहा हूँ उस मोमेंट में, तो फिर मैंने तुम्हें बचाया कैसे? देखो तुम मुझे डिटेल में बताओ। जेनी कहती है कि छोड़ो यार, पास्ट फ्यूचर की बातें छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि प्रेजेंट में तुम मेरे लिए क्या फील करते हो? जिस पे बैन कहता है कि अच्छा तुम मेरे सवालों को टाल रही हो, तुम्हें इस बात की अहमियत ही नहीं पता है कि मैंने अपने खास इंसानों को बचाने के लिए कितनी कोशिश करी है। अरे मैं कितनी बार उस दिन में गया था और तुमने कहा कि मैंने पास्ट में जाकर तुम्हें बचाया। अरे जब मैं किसी अपने को ही नहीं बचा पा रहा था पास्ट में जाके, तो फिर मैंने तुम्हें कैसे बचा लिया? जिससे जेनी ऑफेंड हो जाती है। वो नाटक करती है ऑफेंड होने का, क्योंकि उसके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं है, वो तो फेंक रही है तब से। तो वो कहने लग जाती है हाँ हाँ तुम मुझ जैसी मामूली लड़की को क्यों बचाओगे? मैं उस लायक हुई नहीं कि मेरी कोई कदर करे, मुझे बचाने की कोई कोशिश करे, मैं ऐसी हुई नहीं। तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में तो सोच रहे हो, पर मेरी नहीं। मैं मौत के मुंह से बाहर आई हूँ, मेरे लिए भी चीजें आसान नहीं है। तब जाकर दोस्तों कहीं बात शांत होती है। बैन भी शांत हो जाता है और वो पास्ट की बातें पास्ट में ही रखने का फैसला करता है। अगले दिन बैन फिर से जेनी के साथ वही किसिंग वाला सीन में पहुंच जाता है। वो परेशान होकर पास्ट में ही अपने घर में घूमने लग जाता है, तो उसे इना लॉकर से एनी की वो कीमती वॉच चुराते हुए दिख जाती है। जिससे बैन को लगता है कि जरूर इसे स्कूल में बुली किया जाता है, इसीलिए ये काम इसने किसी बुली के कहने पर किया होगा। उधर जेनी भी दोस्तों इना के क्लासरूम के शूज लेकर उसके स्कूल जाती है, जहाँ वो सारे बच्चों से इना के बारे में पूछती है, पर कोई उसे पहचानता ही नहीं था। काफी खोजने पर उसे इना दोस्तों मिल जाती है रिम के साथ। तो जेनी नोटिस करती है न सिर्फ रिम ने इना के शूज पहन रखे हैं, बल्कि वॉच भी लगा के रखी हुई है। इसीलिए वो इना को साइड में ले जाकर कहती है और उसे कन्फ्रंट करती है कि तुम ये सब इस लड़की के कहने पे कर रही हो ना, तुम्हारी फैमिली को पता चलेगा तो क्या होगा पता है? जिसपे इना भी जेनी को धमकाती है कि अगर तुमने ये सारी बातें मेरी फैमिली को बताई तो मैं भी तुम्हारी हरकतें उन्हें बता दूंगी। मैं भी बता दूंगी कि तुम मेरे डैड से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती हो ताकि जिम वाली बिल्डिंग जो कि 50 बिलियन वॉन की है वो तुम्हारी हो जाए, और इसके अलावा तुम हमारी लीगल गार्डियन बनकर हमारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहती हो, है ना? इसके अलावा मैं तुम्हारी मॉम से भी ये कह दूंगी कि ये सब करने में तुम्हें डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हें हल्का हल्का मेरे डैड से प्यार हो रहा है, तुम दोनों तरफ से फंस जाओगी। ये सुनकर दोस्तों जेनी के होश उड़ जाते हैं कि ये सारी बातें इसको कैसे पता चली। और तब इना कहती है कि तुम इस वक्त यही सोच रही हो ना कि ये सब मुझे कैसे पता चला, तो सुनो, जब ये चश्मा उतार कर किसी को आई कांटेक्ट करती हूँ ना, तो मुझे उसके मन की सारी बातें पता चल जाती है। ये सुनकर तो जेनी हैरान दोस्तों कि इसकी भी पावर अनलॉक हो गई है क्या, मगर ये बात इसने अभी तक छुपा रखी है सभी से। इना तो अपने क्लासरूम में चली जाती है और इधर जेनी तुरंत ही अपने अंकल को कॉल लगाकर सारी बातें बता देती है कि मुझसे नहीं होगा, इस घर के हर आदमी के पास कोई ना कोई सुपर पावर है और मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। तभी दोस्तों जेनी को दिख जाता है बैन। उसे देखकर जेनी को ऐसा लगता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो उससे भागते भागते स्कूल के स्टोरेज रूम में छिपने चली जाती है, पर पियोन को ये बात पता नहीं होती और वो बाहर से गेट लगा लेता है। उसी वक्त जेनी के फोन की बैटरी भी डेड। जिसके बाद तो जेनी की हालत खराब दोस्तों। उसे 13 साल पहले की घटना याद आने लग जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ बुली लड़कियों ने जेनी को स्टोरेज रूम में ये कहते हुए बंद कर दिया था कि देखते हैं तुम्हें ढूंढते हुए कौन आता है, तुम एकदम बकवास लड़की हो, कोई नहीं आएगा, अब सड़ो इसी स्टोरेज रूम में। इसके बाद वो लड़कियां चली जाती हैं अपनी क्लासरूम में, जहां 1-2 घंटे के बाद फिर से अलार्म बज उठता है। सबको ये लगता है कि ये तो फेक अलार्म है, पर जब धुआं दिखाई देने लग जाता है तो सारे टीचर्स पैनिक होकर बच्चों को बाहर भागने को कह देते हैं। फायर फाइटर्स की टीम जब तक आती तब तक काफी कुछ जल चुका था। हालांकि वो काफी सारी स्टूडेंट्स और टीचर को रेस्क्यू कर जाते हैं और तब जाकर वो बुली लड़कियां बताती हैं कि हमने एक लड़की को 5वें फ्लोर के स्टोरेज रूम में जाते हुए देखा था, वो शायद वहीं पे रह गई है। और तब दोस्तों बैन के सीनियर जेनी को बचाने के लिए वापस से अंदर जाते हैं। वो उस लड़की को तो बचा लेते हैं मगर खुद मारे जाते हैं। ओह, यानी कि ये बात तो सच हो गई यार, हमें लग रहा था कि ये जेनी बेवकूफ बना रही है। वहीं दोस्तों प्रेजेंट में जेनी बुरी तरह से तड़प रही होती है क्योंकि उसे पैनिक अटैक आ गया था, पर इस बार उसे बचाने के लिए बैन आ जाता है। उसके सामने जेनी फूट फूट कर रोती है। फिर वो अपने पास्ट की सारी बातें बताकर कहती है, मुझे तो लगा था कि उस दिन की तरह मुझे कोई भी याद नहीं रखेगा, मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, पर तुम आ गए। और तब बैन उसको संभालता है और कहता है कि मैं हर बार तुम्हें बचाने आऊंगा। इसके बाद दोस्तों बैन
बैन को इना के क्लास टीचर का फोन आने लग जाता है, तो वो जेनी को चेयर पे बैठाकर उनसे मिलने जाता है। मगर जेनी सीधा अपने घर भाग जाती डर के मारे और इस प्लान को यहीं पे रोकने को कह देती है, क्योंकि वो सुपर पावर वाली फैमिली से अब जीत नहीं सकती। उसको डर है कि आज नहीं तो कल ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। तो दोस्तों उधर क्लास टीचर और बैन की बातचीत होती है। क्लास टीचर सारी चीजें क्रॉस चेक करके बैन को बताते हैं कि इना ने वो वॉच एज अ बर्थडे गिफ्ट दी है रिम को। बहुत ही प्यारी बच्ची है वो रिम, और इना की बहुत ही अच्छी दोस्त भी है। उसने ही इना को डांस क्लब में ज्वाइन करवाया है। अब इना को कार में बैठाकर बैन वापस घर ला रहा होता है, तो फोन पे रिम से चैटिंग कर रही होती है वो इना। तो रिम कहती है तुम्हारे डैड ने मुझ पे बुली होने का इल्जाम लगा दिया। इना कहती नहीं वो बस गलत फहमी थी, हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। और बैन जब दोस्तों इना से बात करने की कोशिश करता है तो वो अपने डैड को डांट देती है कि आपने मेरी दोस्ती तोड़वाने वाली काम क्यों करे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, फिलहाल मुझे जेनी से बात करनी है। दरअसल दोस्तों इना को लग रहा था कि वॉच वाली बात जेनी ने ही बैन को बताई, इसलिए वो जेनी से बात करना चाहती। मगर जेनी ने तो अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था डर के मारे, जिसकी वजह से उससे बात करने के लिए बैन को उसके सोना जाना पड़ जाता है। जहाँ जेनी से मिलने पर पहले उसे उसकी मॉम को पटाना पड़ता है। वो उनके काफी सारे काम वगैरह कर देता है, जिसके बदले उसको जेनी से मिलने की इजाजत मिल जाती है। मगर अब जेनी वापस उसके घर नहीं जाना चाहती डर के मारे। तब उसे मनाने के लिए बैन वर्कआउट स्टार्ट कर देता है, यानी वो पूरी तरह से फिट होने की सोचता है। वो जेनी के लायक बनना चाहता है। वो अपने पियर कट से दिखने वाले अंधेरे रूम का मेकओवर करता है ताकि शादी के बाद जेनी आराम से वहाँ पे रह सके। इसके अलावा वो सोना में भी जाकर काम करने लग जाता है। और तब जेनी पूछती है ये सब नाटक बंद करने का क्या लोगे तुम। वो कहता है तुमसे मिलना चाहता हूँ मैं, बस एक बार मिल लो। इसी बीच दोस्तों दिखाते हैं इना उस पे काफी गुस्सा होती है कि तुमने वॉच वाली बात डैड को क्यों बताई। मैं भी तुम्हारी हकीकत सभी को बता दूं। मगर वो क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी फैमिली के साथ फ्रॉड करो। तुम्हारे आने के बाद ही मेरी फैमिली की सुपर पावर्स वापस आ गई है। मेरी दादी माँ हर वक्त सुपर पावर्स के नाम पे पागल होती रहती है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम उन्हीं सुपर पावर्स का सर्कस शुरू कर दो, बहुत कमाई होगी कसम से। और तब जेनी उसको बताती है कि मैंने किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, सच कह रही हूँ। और जिसके बाद दोस्तों जेनी बैन को बता ही देती है कि तुम्हारी बेटी ऐसे ऐसे सोचती है तुम्हारे परिवार के बारे में कि सभी पागल हो रखे हैं सुपर पावर्स के पीछे, और ये बात मैंने तुम्हें बताई ताकि तुम अपनी बेटी को सुधार पाओ। तब बैन जेनी से कहता है कि नहीं, मैं जब पास्ट में गया था तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इना वो वॉच चुरा रही थी। मुझे भी पता है अपनी बेटी के बारे में। दोस्तों यहाँ से कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता है, पर फिर मिस एनी हार मान लेती है, क्योंकि जेनी के चाय और मसाज के बिना तो उसको नींद नहीं आ रही थी। वो जेनी को पसंद तो करती थी, मगर उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं वो फ्रॉड ना निकल जाए, उसकी वजह से एनी की फैमिली के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तब मिस्टर बेक अपनी वाइफ को समझाते हैं कि जेनी अच्छी लड़की है, सबका कुछ ना कुछ पास्ट होता है, वो लोग अपनी जगह पे सही है। जेनी की फैमिली वाले भी तो सही है कि कोई भी कुंवारी लड़की को किसी के घर पे क्यों छोड़ेगा जब तक शादी नहीं हुई। और मिस्टर बेक किसी तरह से एनी को समझाते हैं और जेनी की मॉम से जेनी का हाथ मांगने जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ वो क्या देखते हैं ना कि बैन वहाँ पे बैठकर लहसुन छिल रहा है सोना की कैंटीन के लिए। खैर बातचीत हो जाती है शादी की। ऊपर से एनी तो बड़ी चिड़चिड़ी दिख रही होती है बिना नींद के। तो जेनी की मॉम उसकी एक ऐसी नस दबा देती है ना जिससे एनी को नींद आ जाती है और वो वहीं पे फ्लैट मतलब सो जाती है। तो तब तक मिस्टर बेक, बैन, जेनी और उसकी मॉम आपस में बातचीत कर लेते हैं शादी के लिए। कुछ देर के बाद मिस जेनी अचानक नींद से जागती है। उसने कुछ तो दोस्तों फ्यूचर की झलक देखी थी नींद में, जिससे वो पूरी तरह से बौखलाई हुई थी। सभी उससे पूछते हैं कि तुमने सपने में क्या देखा, मगर वो किसी को कुछ नहीं बताती। वो सिर्फ इतना बताती है कि मैंने देखा जेनी और बैन की शानदार तरीके से शादी हो रही है। दूसरी ओर दोस्तों हम इना को देखते हैं रिम के साथ। वो सभी एक मेले में दिखते हैं, जहाँ रिम इना से कहती है कि वो वॉन को साइड में लेकर आओ ना, मैं उसको डेट के लिए पूछना चाहती हूँ। पर जब वो उसको साइड में लेकर जाती है तो वहाँ पे वॉन अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और ये चीज बेचारी रिम सुन लेती है, जिससे वो इना से हो जाती है नाराज और उससे तोड़ देती है दोस्ती। यहाँ तक कि वो उसके जूते भी वापस कर देती है। फिर कुछ दिनों के बाद दोस्तों हम जेनी और बैन की शादी वाला दिन देखते हैं। सारी तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। वहीं मोटो जिम में ग्रेस के कंधे पे ढेर सारा वजन डालकर उसे वर्कआउट करने के लिए कहती है। इतना वजन ग्रेस से नहीं उठाया जाने वाला था, ये बात उसने पहले ही कह दी थी। तो तब तो मोटो ने कहा था कि नहीं नहीं मैं हूं ना, मैं सपोर्ट करूंगी। मगर अब वो पूरा वजन ग्रेस पे छोड़ देती है और उसे कन्फर्म करती है कि मैंने तुम्हें देखा था सोना में जेनी की मॉम के साथ, और तुम लोगों की बातें भी सुनी थी। तुम लोग सारे मिलकर मेरे परिवार को स्कैम करना चाहते हो ना। मुझे जेनी के बैग में से ड्रग्स भी मिले थे, जिस पे फटाक से ग्रेस के मुंह से निकल जाता है वो ड्रग्स नहीं नींद की दवाई थी। मोटो कह देती कि हाँ मुझे पता ही था कि ऐसा ही कुछ वो कर रही होगी। मैं अभी घर जाकर सबके सामने उसकी सच्चाई रख दूंगी और ये शादी कैंसिल करवा दूंगी। ये कहकर वो फौरन जाती है दोस्तों अपने घर और जेनी के रूम में जाकर उसके रूम की तलाशी लेने लग जाती है। उसे नींद की दवाई तो नहीं मिलती, मगर वो खानदानी रिंग जरूर मिल जाती जिसका सपना
एनी ने देखा था। दरअसल ये रिंग जेनी ने इसीलिए चुराया था ताकि ये साबित हो सके कि हाँ, एनी का सपना सच था। और दोस्तों, जैसे मोटो वो रिंग लेकर जाने लग जाती है महफिल में ना, तो रूम से निकलते उसका सामना हो जाता है ग्रेस से, जो कि उसको रोकने के लिए आ गई थी। अब इन दोनों की होने लग जाती हाथापाई और सेकंड फ्लोर से मोटो गिर जाती है, जिससे ग्रेस का तो डर के मारे बुरा हाल कि अब तो मैं जेल जाऊंगी। वो जैसे मोटो की लाश देखने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मोटो तो जमीन से टकराई ही नहीं थी, बल्कि वो तो जमीन से कुछ दूरी पे हवा में तैर रही थी। इसके बाद मोटो जाती है आंगन में, जहाँ शादी का फंक्शन चल रहा है, और वो अपनी मॉम को सारी सच्चाई बताना चाहती है, मगर उसकी मॉम कहती है बेटा अभी कुछ नहीं, अभी इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ होने वाला है। तभी दोस्तों जेनी सबके सामने बेन को अपना रियल प्लान बताती है। मैं अपनी फैमिली के साथ तुम्हारी फैमिली को स्कैम करने की पूरी तैयारी के साथ आई थी, और मैं इतने समय से तुम्हारी माँ की चाय में नींद की दवा मिलाते हुए आई हूँ, जिसकी वजह से उनको नींद आ रही थी और उन्हें लगता था कि ये मेरा जादुई हाथों का कमाल है। सच कहूँ तो तुम लोग काफी अच्छे और मासूम लोग हो, इसीलिए मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकती, और यही रीजन है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो सॉरी बोलकर चली जाती है दोस्तों, और ये सब सुनकर बेन की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे अपने कानों पे यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो 13 सालों के बाद फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का सपना देखने ही लगा था कि सपना भी पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। इस सपने के साथ बेन के अंदर से जैसे जीने की आश टूट गई हो, उसका भरोसा भी इस दुनिया से जैसे मिट गया हो। तो यही भविष्यवाणी देखी थी दोस्तों मिस एनी ने उस समय जब वो थोड़ी देर के लिए सोई थी। इसीलिए उन्होंने इस शादी को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जेनी तो खुद सच्चाई कबूल कर लेगी। इसी के साथ पार्ट 2 खत्म होता है, लेकिन अभी यहाँ से और इंटरेस्ट होगा कि अब आगे क्या होगा, कैसा चलेगा खेल, क्योंकि इसके अभी भी 2 एपिसोड्स बाकी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।